कहानी की शुरुआत होती है सुजुकी से, जिसे साटो के नाम से भी जाना जाता है। साटो एक 29 साल का गेमिंग प्रोग्रामर है जो अपने ऑफिस पहुंचने के लिए भागता हुआ ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हफ्तों से बिना रुके दिन रात काम करते हुए बग्स को ठीक करने के बाद वीकेंड पर ऑफिस जा रहा था। लेकिन सब कुछ तब उल्टा हो गया जब उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लिया जाए। उसने सोते वक्त कहा, सोना ही मेरी आजादी है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो किसी और दुनिया में था। पहले तो उसे लगा कि ये कोई सपना है, लेकिन जल्द ही समझ आया कि ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा शौक तब लगा जब उसने देखा कि वो अब 15 साल का लड़का बन चुका है। साटो अभी अपनी नई सिचुएशन को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि अचानक उस पर लिजर्डमैन की एक पूरी आर्मी हमला कर देती है। मजबूरन उसे एक पावरफुल स्पेल कास्ट करना पड़ा और उसने पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। इस स्पेल की वजह से उसका लेवल 310 हो गया, जिससे उसकी सारी स्टैट्स मैक्स हो गई। अब साटो एक हाई लेवल एडवेंचरर बन चुका था जिसके पास अनगिनत स्किल्स थी और असली दुनिया में लौटने का कोई तरीका नहीं था। उसने लिजर्डमैन के कैप्टन को हराया और वैली ऑफ ड्रैगन्स का विजेता बना। फिर भी साटो को अभी भी ये लग रहा था कि वो एक सपने में है। एक पहाड़ पर बैठकर वो गेम से लॉग आउट करने का तरीका ढूंढ रहा था। तभी उसने अपनी नई मैजिकल एबिलिटीज को डिस्कवर किया। साटो ने एक दूर की जगह पर मेटियोर शॉवर स्पेल कास्ट किया, लेकिन वो जगह उतनी दूर नहीं थी जितना उसने सोचा था। अब उसे खुद को बचाने के लिए भागना पड़ा, क्योंकि उसकी ही मेटियोर शॉवर से वो मर सकता था। किसी तरह वो जिंदा बच गया और मेटियोर शॉवर के खतरे को देखकर उसने स्पेल को बंद कर दिया। बाद में उसने नए कपड़े पहने, थोड़ा पानी पिया और एक छोटी सी झपकी ले ली। एपिसोड 1 के एडवेंचर के बाद साटो ने कुछ लोगों को एक वाइवर्न से लड़ते हुए देखा। उनका लेवल काफी कम था और वो सभी वाइवर्न को हराने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। ये देखकर साटो ने बैटलफील्ड में छलांग लगाई और एक लड़की को बचाकर सुरक्षित जगह पर ले गया। लड़की ने उसकी जान बचाने के लिए साटो का धन्यवाद किया और दोनों ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लिया। तभी अचानक से 2 लड़कियां साटो पर हमला करती है, ये सोचकर कि उसने उनकी दोस्त जीना को किडनैप कर लिया है। जीना उन्हें शांत करती है और बताती है कि साटो ने उसकी जान बचाई थी। बाद में सभी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और साटो को सैडो सिटी और वहां की परंपराओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। साटो ने अपने रहने के लिए एक कमरा लिया और जीना और उसकी दोस्तों से अलविदा कह दिया। बाद में उसने अपने पेपर्स पूरे किए और सैरिया सिटी का 10 दिनों का वीजा प्राप्त किया। उसने वहां रहने के लिए एक जगह बुक की और इनकीपर से डेमन लॉर्ड के बारे में जानकारी ली। खाना खाने के बाद साटो मार्था के साथ तेपिदा एवेन्यू गया, जहां से उसने कुछ जनरल आइटम्स खरीदे जैसे कपड़े और अन्य सामान। मार्केट में साटो ने 2 डेमियूमन को बुलिंग से बचाया और मार्था को थैंक यू गिफ्ट के तौर पर हेयर क्लिप्स खरीदे। लेकिन हम सब जानते हैं कि साटो का इरादा शायद उसका दिल जीतने का है। दोनों कुछ और शॉपिंग करने के बाद घर लौट आए और साटो ने मार्था के रिकमेंडेशन पर एक स्वादिष्ट लंच खाया। जब साटो सोने गया तो उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। जीना फिर साटो से मिलती है और बताती है कि उसके पास आज कोई काम नहीं है, तो वो साटो को सिटी की खूबसूरती दिखाना चाहती है। साटो मुस्कुराया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने सैडू पैटीज खरीदी और फाउंटेन के सामने बैठकर उनका मजा लिया। वैसे ये पूरी तरह से एक डेट जैसी ही लग रही थी। जीना ने साटो को शहर के लगभग हर खास जगह की सैर कराई और फिर वो उसे एक चर्च ले गई। वहां उसने साटो को एक होली स्वॉर्ड के बारे में बताया जो नीली चमकती है अगर कोई सच्चा हीरो उसे थामे। बाद में वो ओर्ना नाम की एक प्रीस्टेस से मिले जो पेरियन देवी की सेवा करती है। ओर्ना ने साटो और जीना को कपल समझ लिया और इस पर एक क्यूट सा जोक किया जिससे दोनों का चेहरा लाल हो गया। ओर्ना को अचानक कोई इमरजेंसी आ गई और वो चली गई, जबकि जीना ने साटो को सिटी घुमाना जारी रखा। घूमते घूमते साटो ने एक भयानक चीज देखी जिसने उसे बहुत दुखी कर दिया। उसने देखा कि लोग डेमियूमन पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये सोचकर कि वो शैतान है और उन्हें मारना भगवान की मर्जी है। ये देखकर जीना उनके सामने कूद गई और लोगों को उन्हें मारने से रोका। सच में इस आकाई की दुनिया में डेमी ह्यूमन के खिलाफ ये भेदभाव क्या है? हर एक जगह ऐसा ही देखने को मिलता है।
साटो ने तुरंत उन डेमी ह्यूमन के मालिक को खोजा और उन लोगों के सामने एक्सपोज किया जो डेमी ह्यूमन पर पत्थर फेंक रहे थे। कहानी में अचानक कुछ खतरनाक होता है। जिस आदमी पर आरोप था उसके शरीर से एक डेमन जबरदस्ती बाहर निकलता है और सब पर हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त जब साटो डेमिमन्स को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था, वो डेमन कुछ ऐसा करता है जिससे सभी लोग उसके मास्टर की गुफा में फंस जाते हैं। अब साटो भी इस गुफा में फंस गया है और उसे इस रहस्यमयी लैब्रिंथ से बाहर निकलने के लिए एक मिशन पूरा करना होगा। साटो अब उन डेमिमन्स का नया मास्टर बन जाता है और उन्हें नाम देता है, साथ ही खाना, पानी और साफ कपड़े भी देता है। साटो ने लिजा, तामा और पोची के साथ एक टीम बनाई और इस अजीब गुफा से बाहर निकलने का सफर शुरू किया। उसे पता चलता है कि लिजा, पोची और तामा को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा क्योंकि वो बस उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए साटो उन्हें बड़े कीड़े मारने में मदद करने के लिए कहता है। सच कहें तो साटो तो अकेले भी इन कीड़ों को आंखें बंद करके मार सकता था, लेकिन वो चाहता था कि उसके साथियों को भी अनुभव मिले। धीरे धीरे उनकी लेवल बढ़ने लगी क्योंकि उन्होंने कई कीड़े मिलकर हराए। इसके बाद साटो ने उन्हें खाना खिलाया और 3 घंटे की नींद लेने का आदेश दिया। इसके बाद सब साटो के प्रति और भी वफादार हो गए और साटो ने उन्हें कुछ स्किल्स भी सिखाई। काफी देर चलने और कई मॉन्स्टर्स को मारने के बाद एक लेवल 40 का अनडेड बीस्ट सामने आ गया। उसे सिर्फ साटो ही हरा सकता था। आखिर वो लेवल 310 का है। उसने उस मॉन्स्टर को हराया और कुछ लोगों की जान बचाई। उसने लिजा, तामा और पोची को आदेश दिया कि वो उन अजीब स्लाइम जैसे मॉन्स्टर से सबकी रक्षा करें। इसी बीच साटो जीना को ढूंढता है और उसे तुरंत बचा लेता है। तभी सोल्जर्स के एक ग्रुप ने एक ट्रेजर बॉक्स ढूंढा और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, वही डेमन बाहर निकल आया जिसने सबको गुफा में फंसाया था। सबने उसे मारने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और ऊपर से उसने अपने मास्टर डेमन लॉर्ड को बुला लिया। अब पूरे शहर को बचाने वाला एक ही आदमी था, साटो। साटो ने अपनी एंट्री की और डेमन लॉर्ड को अपनी तलवार से काट दिया, जिससे सभी की जान बच गई। लिजा, तामा और पोची अब साटो की ऑफिशियल स्लेव्स बन गई और अब सब कुछ सही लगने लगा। उसी वक्त अरिसा और लुलू को भी साटो के सामने स्लेव के रूप में पेश किया गया। अब साटो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि उन्हें अपने पास रखे या नहीं। आखिर में साटो ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अरिसा और लुलू को भी अपने स्लेव्स के रूप में ले लिया। अब साटो के पास कुल 5 स्लेव्स हैं। एक छोटे इंट्रोडक्शन के बाद सब वापस इन लौटते हैं। रास्ते में साटो को एहसास हुआ कि सब भूखे हैं, इसलिए उसने सबको स्वादिष्ट खाना खिलाने का फैसला किया। साटो ने सभी के लिए क्यूट ड्रेसेस भी खरीदी और अब पक्का हो गया कि साटो एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने लिजा, तामा और पोची के लिए एक कमरा अरेंज किया और खुद अरिसा और लुलू के साथ सो गया। रात में साटो की नींद खुली और उसने देखा कि अरिसा उसे किस कर रही थी। साटो को कुछ अजीब लगा और उसने पाया कि अरिसा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे सेड्यूस कर रही थी। साटो ने उसे तुरंत ऐसा करने से मना किया। बाद में अरिसा ने यह भी बताया कि वो साटो की सेवा करना चाहती है और उसे उससे प्यार हो गया है। अरिसा ने साटो को हीरो के रूप में समन होने के बारे में सारी जानकारी दी। ये सुनने के बाद साटो ने उससे पूछा कि वो स्लेव क्यों बनी। दोनों फिर सो गए। सुबह जीना साटो से मिलने आई और उसे अरिसा के साथ सोते हुए देखकर गुस्सा हो गई। साटो तुरंत भागा और सिचुएशन को समझाकर सब ठीक किया। जब सब शांत हो गए, साटो ने अपने स्लेव्स को कुछ पैसे दिए और उन्हें मार्केट से जो भी चाहिए खरीदने का ऑर्डर दिया। साटो एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव कर रहा है और सबके साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे वो उसकी पत्नियां हों। अब साटो और जीना एक प्रॉपर्टी की तलाश में है ताकि सभी एक साथ रह सके। काफी खोजबीन के बाद साटो को कोई भी घर पसंद नहीं आया तो उन्होंने मार्केट घूमने का फैसला किया। जब वो मार्केट में घूम रहे थे, साटो के स्लेव्स ने नई नई ड्रेसेस दिखाई जो उन्होंने अभी खरीदी थी। साटो ने जीना के लिए एक ईयररिंग पसंद की और उसे खरीद लिया। इसके बाद वो लोग एक प्ले देखने गए। प्ले काफी बोरिंग था और हम सबकी तरह साटो को भी लगा कि ये जल्दी खत्म हो जाए। प्ले के बाद
जीना ने साटो से अलविदा कहा और अपने घायल साथियों को ठीक करने चली गई। अचानक एक बड़ा झुंड उड़ती हुई चींटियों का शहर पर हमला कर देता है। पोची और तामा ने इनकी रक्षा की, जबकि साटो और लिजा ने कई और सैनिकों के साथ मिलकर मेन गेट की सुरक्षा की। आखिरकार उड़ती चींटियों का तूफान खत्म हुआ और साटो अपने स्लेव्स के साथ फिर से एक शानदार भोजन का आनंद ले रहा था। हालांकि असली मिस्ट्री अब शुरू हुई थी। साटो पर एक रहस्यमयी साई ने हमला किया जब वो रात को शराब पीकर घर लौट रहा था। वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब आगे क्या होगा? कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। साटो ने रैट नाइट और राजकुमारी को ओड जॉब शॉप में इलाज के लिए पहुंचाया क्योंकि दोनों घायल थे। शॉप के मालिक ने तुरंत राजकुमारी को पहचान लिया और उसे सोने के लिए एक बिस्तर दे दिया। उसका नाम मिया था और वो 130 साल की राजकुमारी थी। उन्हें वहां छोड़ने के बाद साटो वापस अरिसा के पास गया और लुलू को दवाई दी। लुलू की देखभाल करने के बाद साटो मिया को देखने वापस गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो मिया अभी भी सो रही थी। जब साटो और नादी आपस में बात कर रहे थे, मिया जाग गई और साटो तुरंत उसे देखने के लिए दौड़ा। नादी ने फिर साटो को एक घोड़ा गाड़ी ऑफर की ताकि उनका सफर आसान हो सके। कहानी में अब कुछ और ट्विस्ट आते हैं। साटो ने तुरंत ही घोड़ा गाड़ी खरीद ली और लुलू से कहा कि उसे सिखाए कि इसे चलाते कैसे हैं। साटो और लुलू घोड़ा गाड़ी में सफर कर ही रहे थे, तभी साटो को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पेड़ की ओर देखा और पाया कि एक उल्लू उन पर नजर गड़ाए हुए है। साटो वापस ऑड जॉब शॉप पहुंचा और मिजे से मिला। मिजे ने साटो को बताया कि मिया को एक जादूगर निशाना बना रहा है। उसने बताया कि मिया की मैजिकल एबिलिटीज बहुत खास है और इसी वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। तभी अचानक बिजली कड़कने की आवाज आई और साटो तुरंत मुख्य हॉल की ओर दौड़ा, ये सोचकर कि शायद कोई दुश्मन आ गया हो। साटो को यह जानकर हंसी आ गई कि सब लोग बिजली से डर रहे थे। इसी बीच तामा ने देखा कि वही उल्लू उन्हें घूर रहा है जो पहले लुलू और साटो का पीछा कर रहा था। साटो ने जैसे ही उसे पहचाना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उल्लू ने अपनी असली पहचान दिखा दी। वो अनडेड का राजा जेन था जो मिया को ले जाने के इरादे से आया था। साटो ने उसके सामने खड़े होकर अपना वही आम परिचय दिया कि वो एक मर्चेंट है और ये बिल्कुल गलत टाइम था मर्चेंट बनने का। सामने इतने पावरफुल दुश्मन के होते हुए भी वो अपना मर्चेंट स्पीच दे रहा था। वैसे ये सीन बड़ा मजेदार था। फिर थोड़ी बातचीत के बाद अरिसा और साटो ने जेन से लड़ाई की। जेन काफी ताकतवर था और उसने मिया को अगवा कर लिया और वहां से भाग निकला। साटो ने उसका पीछा किया, लेकिन वो शैडो डायमेंशन में फंस गया। ऐसा लगा जैसे जेन ने अपना ट्रैप कार्ड एक्टिवेट कर दिया हो। हालांकि साटो ने आसानी से शैडो डायमेंशन से निकलने का रास्ता खोज लिया, लेकिन जेन ने उसे क्रेडल में भेज दिया। इस क्रेडल से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, उसे जीतना। क्रेडल में साटो की मुलाकात एक ड्रायड नाम के मॉन्स्टर से हुई जो किसी भी शख्स को क्रेडल के अंदर कहीं भी ले जा सकता था। जब साटो ने 7 मंजिल तक का सफर तय किया तो उसे कई होमुनकुली कृत्रिम इंसान मिले जिन्होंने एक लड़की का रूप धारण किया हुआ था। साटो ने एक बड़े आयरन गोलम से भी मुकाबला किया और उसे आसानी से हरा दिया। जब साटो 7 मंजिल पर पहुंचा तो उसने जेन का सामना किया। जेन ने वादा किया था कि अगर साटो उसकी पूरी आर्मी को हरा देगा तो वो उसे होली स्वॉर्ड और मिया दे देगा। जेन मिया को लेकर किसी और जगह चला गया और उसकी आर्मी ने साटो पर हमला कर दिया। साटो ने उसकी आर्मी को बड़ी आसानी से हरा दिया। जैसे ही साटो का फिर से जेन से सामना हुआ, इस बार जेन उसकी तारीफ कर रहा था। अपने वादे के मुताबिक जेन ने साटो को होली स्वॉर्ड दी और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। जेन ने यह भी बताया कि जब वो इस गेम की दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था तो उसे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जेन ने आखिर में साटो से उसे मारने की भीख मांगी ताकि वो अपनी पत्नी से परलोक में मिल सके। साटो ने उसे मार दिया और अनडेड किंग्सलेयर का टाइटल हासिल किया। जेन की मौत के बाद क्रेडल तबाह होने वाला था, इसलिए साटो ने मिया, ड्रायड और सभी होमुनकुली को वहां से बचा लिया। सभी होमुनकुली ने साटो के साथ रहने का फैसला किया
लेकिन साटो इतनी सारी लड़कियों का ध्यान एक साथ नहीं रख सकता था, और सही कहें तो कोई भी नहीं रख सकता। उसने एक लड़की को चुना और उसका नाम नाना रखा। साटो की फिर से जीना से मुलाकात हुई और उसने उसे वो ईयररिंग्स दी जो उसने उसके लिए खरीदी थी। इसके बाद साटो ने मिया को वहां वापस ले जाने के लिए एक नई यात्रा शुरू की जहां से वो ताल्लुक रखती थी। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब साटो और जीना की फिर से मुलाकात होगी। इस दुनिया में साटो की रुचि और मैजिक के बारे में और सीखने की उसकी ख्वाहिश लगातार बढ़ती जा रही है। वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज को और धार दे रहा है ताकि वो और मजबूत हो सके। सफर काफी मजेदार और दिलचस्प रहा। इस सफर के दौरान साटो को अपने दादाजी के घर के पास वाले मंदिर की याद भी आई। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद मिया आखिरकार अपने परिवार से मिल गई। रैट नाइट्स ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया और साटो को मिया की देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया। सफर के दौरान साटो ने कई स्पेल्स का अध्ययन किया और मिया से उन्हें आजमाने के लिए कहा। मिया ने खुशी से हामी भर दी और बबल वॉश स्पेल को मास्टर कर लिया। उसने सभी को साफ कर दिया सिवाय हमारे जिज्ञासु साटो के, जो लगातार नए टाइटल्स प्राप्त कर रहा था और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अगले दिन सब आराम से सोकर उठे। साटो एक अल्केमी स्टोर में गया ताकि कुछ पोशंस के लिए एलिक्सर खरीद सके, लेकिन जैसे ही वो स्टोर में दाखिल हुआ उसकी नजर मैजिक स्क्रॉल्स पर गई। अफसोस की बात है कि किसी और ने उससे पहले ही सभी मैजिक स्क्रॉल्स खरीद लिए थे, इसलिए अब उसे सीधे खरीदारी करनी होगी। उस रात साटो ने खुद को छुपाया और उसी दुकान से स्क्रॉल्स खरीद लिए। साटो का मैजिक स्क्रॉल्स के प्रति जुनून उसकी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की इच्छा से प्रेरित था। साटो को जंगल के दूसरी तरफ की दुनिया के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा हुई, इसलिए वो बैरियर पार कर गया। वहां पर सोल्जर्स ने उस पर हमला किया। फिर उसकी मुलाकात एक चुड़ैल से हुई जिसने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। विच ने साटो को एक मैजिक पोशन बनाने की रेसिपी सिखाई, लेकिन शर्त यह थी कि साटो को एक लेटर सिटी लीडर बर्किंस तक पहुंचाना होगा। साटो अपने घर वापस आया और अरीसा से डांट खाई क्योंकि वो देर से घर पहुंचा था। अगले दिन सुबह साटो ने विच की अप्रेंटिस को देखा जिसे कुछ डाकू खदेड़ रहे थे और वो तुरंत उसकी मदद करने दौड़ा। फिलहाल सिर्फ 120 बोतलें ही बची है क्योंकि 2 रहस्यमयी लोगों ने उन पोषण बोतलों को ले जा रहे कार्ट को तोड़ दिया था। बर्किंस एक निर्दयी आदमी है और उसने 300 बोतलों की डिमांड की थी। अब साटो ने जिम्मेदारी ली कि वो समझौते के मुताबिक 300 बोतलें तैयार करेगा। साटो ने लिजा, तामा, पोची, लुलू और नाना से वायल्स बनाने में मदद करने के लिए कहा और मिया और अरीसा को इसे फिनिश करने में मदद करने का आदेश दिया। साटो ने पहले कुछ स्टडी की ताकि वो वायल्स को जल्दी सुखा सके और फिर उसने वही नॉलेज इस्तेमाल करके हीलिंग पोशन बनाया जो विच ने उसे बताया था। हम सब जानते हैं कि साटो हर काम में माहिर है और सच में हर चीज में। उसने सूरज ढलने से पहले ही 300 बोतलों का ऑर्डर पूरा कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डाकुओं ने फिर से हमला किया और सब कुछ तबाह कर दिया। साटो पहले से ही जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पोशंस को पहले ही छिपा दिया था। साटो फिर से बर्किंस के ऑफिस गया और उसने साटो को तुरंत शहर छोड़ने का आदेश दिया क्योंकि वो कभी भी 300 बोतलों की डिलीवरी नहीं कर सकता था। लेकिन हम साटो की बात कर रहे हैं और ये बंदा कुछ भी कर सकता है। उसने डिलीवरी वक्त पर पूरी कर दी, लेकिन बर्किंस ने डिलीवरी नोट पर साइन करने से मना कर दिया। तभी काउंट कोहानो ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, मैं इसके लिए साइन करूंगा। विच ने बर्किंस के घिनौने कामों का पर्दाफाश किया, जिससे काउंट कोहानो ने उसे पद से हटा दिया। बर्किंस ये सुनकर गुस्से से आग बुला हो गया और कोहानो पर हमला कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन साटो ने आकर कोहानो को बर्किंस को मारने से रोक दिया। इसके बाद साटो ने प्रस्ताव रखा कि बर्किंस को मारा न जाए बल्कि जेल में डाला जाए। सिचुएशन को संभालने और सबको खुश करने के बाद साटो ने जीना को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपनी पूरी यात्रा का हाल बताया। साटो और उसकी टीम ने अपना सफर जारी रखा और इस तरह हमारा शानदार एनीमे यही खत्म होता है और बस ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं और भी ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने वाला हूं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में।